खज़ां जाए बाहर आए ना आए, असल चीज़ इसका खात्मा है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। पंजाब की सियासत की बात की है। इस नापाक प्राइम मिनिस्टर को निकालें और इसकी जगह हम किसी और शरीफ आदमी को बिठाएं। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ, ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मोन्टाज में आपने मुलाहिजा फरमाया कि ज़ाहिर है हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जो तमाम तर सूरत हाल है वो अब किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन पूरी तरह मुतहर्रिक है, लेकिन हुकूमत भी अपने पंजे तेज़ किए बैठी है। लेकिन आज शेख रशीद साहब के एक बयान सामने आया जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बातचीत ऐसा लग रहा था कि हीटअप हो जाएगी। शेख रशीद साहब ने कहा, सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप ये जो 5 सीट्स की बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं पंजाब की सियासत के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ ये बात भी जहन में रहे कि काफली की जानिब से एक अहम तरीन इजलास हो रहा है जिसका नतीजा कल तक आने की तवक्का है। हमारे ज़राए कह रहे हैं, गलत या सही हो सकता है, लेकिन चौधरी शुजात साहब जो हैं शायद वो ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत से थैंक यू कर देना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है इस पर बात करेंगे। कामिल अली आगा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उधर हम देख रहे हैं कि MQM पाकिस्तान जो है उसके भी राब्ता कमेटी के इजलास हो रहे हैं, मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं, तो हमने उनके MNA उसामा कादरी साहब को भी जहमत दी है। और दर हकीकत क्या जो इजलास बुलाए जाने के मामलात हैं उसके बाद ये दोनों अहम तरीन इत्तेहादी कहाँ खड़े होंगे इंपॉर्टेंट है। मोहन सलाई साहब ने इसका जवाब दिया शेख रशीद के मामले पर कि ये वही जमात है जिससे आप अपने ट्यूशन की फीस भी लिया करते थे, तो अब मामला कहाँ जाएगा, कहाँ तक रुकेगा, शायद ये एक इंपॉर्टेंट बहस है। सेनेटर कामिल अली आगा रहनुमा काफली मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा कादरी MNA MQM पाकिस्तान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी। कामिल अली आगा साहब, आज आपका अहम तरीन इजलास था, फरमाइएगा सर क्या नुकात थे जो आप लोगों के जेर बहस आए हैं अभी तक। जाहिर है जी, तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, उसके ऊपर तमाम मेंबरान जो हैं वो अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब कुछ बयान कर रहे हैं और क़यादत के सामने रख रहे हैं। मशावरत का अमल जो है वो हमारी जमात के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी और सारी रहता है और इसके अंदर तसलसल रहता है। हमारी क़यादत जो है वो तो राब्तों वाली क़यादत है और हमेशा हर जमात के साथ भी उनका तल्लक भी रहता है, मशावरत भी रहती है, इंटरेक्शन रहता है और अपनी जमात में तो वो तसलसल के साथ मशावरत करते हैं। कल भी मशावरत होगी और उसके अंदर जो राय सामने आएगी उसके बाद क़यादत फैसला करेगी और क़यादत को इख्तियार पहले से हम दे चुके हैं कि जो भी वो फैसला करेंगे, सबकी राय सुनने के बाद जो भी फैसला करेंगे वो हमें मनो अन कबूल होगी। ठीक है, तो वो कल फैसला होगा। दूसरी बात आपने एक शेख रशीद की मैं पूछने लगी थी कामिल अली आगा साहब, मोहन सलाई साहब ने ट्वीट भी किया, लेकिन देखिए अगर शेख रशीद साहब ये 5 सीटों वाली बात बलूचिस्तान के लिए कर रहे होते, दीगर जमातों के लिए कह रहे होते तो वो वाजे कर देते। उन्होंने कहा मैं पंजाब की सियासत पे बात कर रहा हूँ, वजीर आला की एक कुर्सी के लिए बातें हो रही हैं, तो मोहन सलाई साहब ने भी उनको ट्वीट करके जवाब दिया। लेकिन आप क्या जवाब देना चाहते हैं इस बात पर? देखें, जो दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाली शख्सियत हो उसको शर्म आनी चाहिए और मेरे ख्याल में मोहन सलाई साहब ने उसके जवाब में एक थप्पड़ रसीद किया है। उस थप्पड़ का जवाब अगर शेख रशीद के पास है तो फिर मुनासिब होगा कि वो सामने आए और दें। मैं तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मुझे पता है कि 1000 बार लाइव कवरेज के दौरान चौधरी शुजात हुसैन की तारीफ़ करने वाला शख्स जो है वो आज सिर्फ अपनी ब्लैक मेलिंग के ज़रिए हासिल की गई एक सीट के ऊपर इंटीरियर मिनिस्ट्री को बचाने की मेरे ख्याल में उसको फ़िक्र है, जिसके लिए वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर तबसरा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है उसकी सियासत क्या है। मांगे तांगे की सियासत उसकी ज़िंदगी का वजूद है और इब्तदा से लेके वो दूसरों के माल के ऊपर सियासत करने वाला, ब्लैक मेलिंग की सियासत करने वाला, और मुझे तो क्या कुछ नहीं पता। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी देखते हैं
कि सर, वो आगे मुझे कितना हंसी आ चलता है, रही है। फिर और जवाब देंगे उसको। सर आप बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि सर ये ब्लैकमेल करने का तो शेख रशीद ने कहा कि आप लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्होंने वाजे भी किया इस बात को। सेंटर साहब आप हमारी सियासत तो हर किसी को पता है जी, हमने ना कभी ब्लैकमेलिंग की है और ना हम करते हैं। हम आज तक हुकूमत के साथ खड़े हैं। अभी तक हमारी जमात की क़यादत ने दूसरा फैसला नहीं किया। आज तक हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का हमने साथ दिया है। हमसे बढ़कर किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन अगर हुकूमत की जमात का अपना शराजा बिखरता हुआ नजर आए और एक एक सूबे में 4-4 जो है वो ग्रुप बन जाएं, तो उसके बाद हमें भी तो कुछ फैसला करना पड़ेगा। अगर वो अपने घर को नहीं संभाल सकते तो हम उनके इस हद तक पाबंद नहीं हैं। हम उनके मैंडेट के पाबंद थे और उनके साथ हमारा इत्तेहाद था और हम कोशिश करते रहे कि उसको कायम रखें और उनका साथ दें हर रिजर्वेशन के बाद। कामिल अली आगा साहब, ब्रेकिंग के डब्बे नहीं चल सकते प्रोग्राम में, वरना आपने कहा इत्तेहाद था, यानी इत्तेहाद नहीं है, फैसला यही आएगा, क्योंकि हमारे जराए भी ये बात कंफर्म कर रहे हैं। बड़े चौधरी साहब ने कह दिया बस कर दो यार, खत्म करो इन लोगों से मामला। अगला फैसला जो है वो तो क़यादत ने करना है, लेकिन आज तक हम उनके इत्तेहादी रहे हैं, ये मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में आपको कह रहा हूं। और हमने हर मुश्किल वक्त में काम किया, हालांकि साथ दिया। हालांकि हमारी रिजर्वेशन, हमारी जमात वो है जो सबसे पहले वो वोकल हुई। पिछले 3.5 साल से हम अपनी रिजर्वेशन पेश करते रहे हैं। मैं बबांगे दोहल कहता रहा हूं कि करप्शन बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता चला जा रहा है, करप्शन का रेट जो है वो 10 गुना ज्यादा हो गया है। इसको दुरुस्त करें। आम आदमी को अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो इलेक्शन में क्या मुंह लेके जाएंगे? ये बातें क्या आप बता दें कि मैंने नहीं की हुई? बिल्कुल की है, मैंने खुद प्रोग्राम में कह के जा चुके हैं। अपनी रिजर्वेशन पेश करने के बावजूद इनका साथ निभाते रहे हैं। कामिल अली आगा साहब, देखिए जब इंसान इस सारे तनाव की कैफियत सियासी मंजरनामे पे हमें दिखाई देती है ना, तो हम फिर कुछ क्लियर पिक्चर्स लेने की कोशिश करते हैं। देखिए इमरान खान साहब चलकर आपके पास आए, बड़े चौधरी साहब से मिले, छोटे चौधरी साहब से भी मिले, परवेज इलाही साहब ने ये कहा कि खंडिया पक रही है तो इसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। लेकिन आज मैं आपको बार बार तकरार से सवाल कर रही हूं कि आज ये खबर थी कि बड़े चौधरी साहब नाला हैं, वो कह रहे हैं कि अगर परवेज इलाही साहब फौरन इस बात पर फैसला करें और मीडिया को आगाह कर दें कि हम मजीद इसका साथ नहीं दे सकेंगे। मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या वजारत आला की एक सीट के लिए आप कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे हुकूमत के साथ? देखें, मेरी बात सुने, इस किस्म की कोई बात होती तो हमारी जमात वो जमात है जिसको हुकूमत बने अभी 6 माह नहीं गुजरे थे तो हमें वजारत आला की ऑफर हुई थी। हर किसी को पता है और उसकी तस्दीक भी हुई। लेकिन हम चूंकि इत्तेहाद में थे, हमने इत्तेहाद निभाने के लिए ये कहा कि हम इत्तेहाद जो है उसके साथ चलने के लिए पाबंद हैं, हमारा मुआदा है, हम उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरी दम तक निभाते रहेंगे। और आपके सामने है कि हम निभा रहे हैं। अब तो बात यह है कि अगर हुकूमत अपनी जमात को ना संभाल सके, पीटीआई अपनी जमात को ना संभाल सके, उसका अपना शराजा बिखरता हुआ नजर आए, तो उसके बाद हमें तो कोई अपनी जमात का फैसला करना पड़ेगा ना। हमने तो सियासत करनी है, इसके अंदर ऑफरों की बात नहीं है। इसके अंदर हालात और वाकयात जो है वो जिधर ले जाएंगे हम जाएंगे उधर। लेकिन कामिल अली आगा साहब, मैं ज़ाहिर है पंजाब की सियासत पे आप लोगों का जितना हाथ है वो किसी का नहीं हो सकता। देखिए अगर उस्मान बज़दार साहब नहीं रहते और काफिले के साथ निभा देती है तो ये 1.5 साल है, कुछ बेहतरी की उम्मीद आपको दिखाई देती है या आपको लगता है कि अब बस बहुत हो गई है और ये खुद ही संभालें और खुद ही इसका मलबा उठाएं, हम क्यों इनके साथ 1.5 साल की पार्टनरशिप लें मजीद? देख लें, मैंने तो आपको अर्ज कर दिया है कि बाकी चीज़ें जो है उसके बावजूद, तमाम रिजर्वेशन के बावजूद हमने इनका साथ दिया और देते चले आ रहे थे। और हम थे जो कहते थे अगर उस्मान बुद्दार को इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया है तो हम उसके साथ देने के लिए पाबंद हैं और हमने साथ दिया। लेकिन अब तो उनकी जमात अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद तो उनकी जमात का शराजा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। 3-4 हिस्सों में तकसीम है पंजाब के अंदर जमात। हम तो उनको कहते रहे अपनी जमात को संभालो, अपने घर को संभालो,
अगर वो अपने घर को संभाल लेते तो कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, हम उनका साथ दे रहे थे और आखिरी दम तक हम लेकिन साथ कामिल देते अली आगा रहते। साहब देखिए, लेकिन आप जब ये सारी बातें कर रहे हैं, ऑप्शन जो है, हाँ, आप जब सर ये सारी बातें कर रहे हैं ना, तो मुझे शेख अब रशीद दूसरे साहब, ऑप्शन खुल चुके हैं। ऑप्शंस खुल चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल बात हो गई सही। लेकिन सर शेख रशीद साहब जैसी शख्सियत जो कि वजारत दाखिला के कलमदान के साथ मौजूद हैं, जब वो ये बात कह रहे हैं कि एक पंजाब को डिस्टर्ब करके मरकज को हिलाने की कोशिश हो रही है, वो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यही बात कर रहे हैं, और वो इस बात पर भी बड़े फर्म बिलीवर हैं कि इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे, तहरीक अदम एतमाद जो है, जो लोग लेकर आ रहे हैं उनको भूखी खानी पड़ेगी। इस तनाजुर में फरमाइएगा, आपको लगता है कि मरकज डिस्टर्ब हो रहा है सूबे पंजाब की वजह से? देखें, मुझे तो पहले कोई ऐसे हालात संगीन नजर नहीं आते थे। अच्छा। लेकिन हालात की संगीनी शेख रशीद के बयान से वाजे होती हो गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि शेख रशीद को यकीन हो गया है कि अब इमरान खान नहीं ठहरने वाला, इसीलिए उन्होंने इस किस्म का बयान दिया है जो आप जिस पे आप तबसरा ले रही हैं। अच्छा, तो इसी तनाजुर में अगर फिर मैं एक कदम और आगे जाऊं सर, तो कल फवाद चौधरी साहब भी आए थे, उनसे आप लोगों की क्या बात हुई थी? कल तक तो मामला ऐसे नहीं थे, ये तो अभी जो 5 सीटों की बात की है शेख साहब ने, उसके बाद ये सारा कुछ मंजरनामा हुआ है। कल तक मामला कंट्रोल में थे, कल तक आप लोग शशो पंज में थे कि हाँ कहना है कि ना कहना है, लेकिन अब आपके सामने कैनवस क्लियर है। फवाद चौधरी साहब कल तशरीफ लाए, उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस के ऊपर बात की। अच्छा, ओके। और पीका ऑर्डिनेंस के मुतल्लिक चौधरी परवेज़ लाई साहब की ड्यूटी इमरान खान साहब ने लगाई थी, और चौधरी परवेज़ लाई साहब उसको रिजॉल्व करने जा रहे थे, उसके ऊपर बातचीत हुई। कल फवाद चौधरी के साथ अदम एतमाद की ना उन्होंने कोई बात की, ना हमने कोई बात की, और वैसे भी मैं नहीं समझता कि फवाद चौधरी के साथ इतनी अहम गुफ्तगू जो है वो की जा सकती है। अच्छा देखिए कामिल अली आगा साहब, आपका माशाल्लाह सियासत बातचीत में के लिए हाँ। हुकूमत ने बातचीत के लिए 3 वुज़रा जो हैं उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। जी। उस कमेटी में फवाद चौधरी शामिल नहीं है। ठीक है कामिल अली आगा साहब, सियासत में आपका बड़ा वक्त गुजरा है कामिल अली आगा साहब, तो मुझे जरा ये फरमाइएगा, ये जो इमरान खान साहब लबो लहजा इख्तियार कर बैठे हैं, जो जलसे जुलूसों में बात हो रही है, आपको लगता है कि यहां से बात बनेगी या बात बिगड़ना शुरू हो चुकी है? देखें, जिस किस्म की गुफ्तगू कल के जलसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की, मैं समझता हूँ वो नामकूल किस्म की गुफ्तगू थी, और वज़ीर आज़म के स्टेटस के मुताबिक के साथ मुताबिकत नहीं रखती थी, और वैसे भी मेरे ख़्याल में इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो काबिल मज़म्मत होती है। एक अदारा जो कि अपनी इंडिपेंडेंस और वो उसको बयान भी कर रहा है और वजाहत भी कर रहा है, उसके मतलब इस किस्म की गुफ्तगू जो है मेरे ख्याल में वो ज़ेब नहीं देती, और फिर जो ऑफिशियल मीटिंग होती है उसके अंदर जो गुफ्तगू होती है उसको जलसों में करना जो है वो जो वज़ीर आज़म का ओहदा है उसके तकाजे पूरे नहीं करती। कामिल अली आगा साहब, आखिरी सवाल, क्या शेख रशीद साहब की शिकायत करेंगे आप इमरान खान साहब से कि जरा इनको रोकें, ये किस किस्म के बयान देते हैं और फिर आप हमसे इत्तेहाद की बातें करते हैं? हम शिकायत तो फिर करें जब हम जवाब ना दे सकें तो। हमने जो थप्पड़ रसीद किया है उसके मुंह के ऊपर, उसका जवाब वो दे, उसका जवाब फिर हम देंगे और उसको पता चल जाएगा किस बात बिकती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामिल अली आगा, रहनुमा काफ लीग, हमसे बात करने के लिए। कह रहे हैं जो कुछ शेख रशीद साहब ने कहा है उसके बाद हमने बकौल उनके कि हमने थप्पड़ रसीद दिया है। जो बातें की हैं कामिल अली आगा साहब ने, मुझे लगता है कि पिक्चर काफ़ी क्लियर है। लेकिन और एक अहम इत्तेहादी है MQM पाकिस्तान, वो किस तरह की परवाज लेने के लिए तैयार है, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि मुस्लिम लीग काफ जो कि ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी है, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमसे बात कर रहे थे, कहाँ वजन है कहाँ नहीं है वो आपने देख लिया उनकी गुफ्तगू में। लेकिन अब एक और अहम इत्तेहादी MQM पाकिस्तान, उनके MNA हैं उसामा कादरी साहब, उनसे ज़रा आज हमने वक्त लिया। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया।
सर ये फरमा दीजिएगा कि कामिल अली आगा साहब की बातचीत तो हमने सुन ली, लेकिन आप ये बताएं कि बहैसियत MQM और अहम इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप अपना वजन किसके पलड़े में डालने जा रहे हैं, अपोजिशन के या हुकूमत के? बहुत शुक्रिया सना आपका। देखिए, ये बात मुतअद्दिद मरतबा कन्वीनियर MQM पाकिस्तान और दीगर रहनुमा बता चुके हैं कि जब PTI की गवर्नमेंट के साथ हम कल भी इत्तेहादी थे और आज भी हैं, लेकिन इस मारूजी हालात में जो नई एक डेवलपमेंट हुई है उसमें MQM भी जो है वो देख रही है, अभी मॉनिटर कर रही है और अभी तक कोई हतमी फैसला उसने नहीं किया। अच्छा। लेकिन इस बात का अंदिया दिया है कि सबसे पहले PTI को अपने अंदर जो उसके खलफशार पैदा हुआ है, जो उसके अंदर टूट फूट हो रही है, उसकी दुरुस्तगी के लिए कोई लाएअमल जो है वो PTI के रहनुमा आपस में तय करें। लेकिन MQM इत्तेहादी होने की हैसियत से वो अपना इस बात का इआदा कर चुकी है और बता चुकी है कि हम उस सूरत में फैसला करेंगे कोई भी कि जब पाकिस्तान के हक में, सिंध के शहरी इलाकों के हक में हमारे वोटर सपोर्टर और जो उनके हक में बेहतर फैसला होगा वो MQM करेगी। अब वो कोई भी हो सकता है कि अगर अपोजिशन जो है वो इस हद तक आ जाए कि वो जो है इन तमाम मामलात को कि जो गुज़िश्ता 13-14 साल में सिंध के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ, सिंध के शहरी इलाकों के में रहने वाले अवाम के साथ और शहरों के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं, अगर उसके इज़ाले के लिए वो तैयार हो जाए और उसमें चंद एक गारंटर जो MQM चाहती है वो अगर हो तो फिर MQM जो है बाहमी मुशावरत के जरिए और अवाम को और कारकुनान को राब्ते में लेकर फिर राब्ता कमेटी कोई अपना फैसला करेगी कि अब हमें क्या मूव इख्तियार करनी है। उसामा कादी साहब, मुझे याद है, आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन आपने कहा था कि हमारे मुंह में वो लड्डू खिला दिया गया है जिसने मेरा मुंह छलनी कर दिया है। लेकिन आप साथ साथ अब इस छलनी मुंह के साथ मजीद इत्तेहाद बरकरार रखना चाहते हैं या नहीं? और ये गारंटी की जो आप बात कर रहे हैं, किन लोगों की गारंटी चाहिए आपको सर? देखिए, बिल्कुल मैंने ये बात कही थी सना, जरा इस पर ये देखिए कि और दीगर इत्तेहादी जमातों की पोजीशन इस पाकिस्तान के सियासी और जमहूरी निज़ाम में बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा। MQM एक उस दोराहे पर खड़ी है कि जहां पर सूबाई सतह पर जो है वो भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। अगर हम इसी तरह पंजाब को लें तो पंजाब में काफ लीग जो है वो सूबाई हुकूमत में भी शामिल है और उसको लेने के लिए और बहुत कुछ हासिल करने के लिए उसके पास काफी मौके हैं कि वो अपनी आवाम के लिए, अपने वोटरों के लिए कुछ हासिल कर सकें। अब मुझे ये बताइए कि मैं जो है अब सिंध में रहते हुए और यहाँ पर जो है मुतलकुल अन्नान हाकिमियत हो और शहरी इलाकों के साथ ज्यादती हो रही हो और कोई मौका आए तो मैं उस मौके को गंवाने के बजाय मेरी चलिए ठीक है, रुकिएगा। अच्छा, अगर आप मौका मिल गया ना, आप एक मिनट रुके ना उसामा साहब, इसका मकसद है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको कोई ऑफर दी है। अब आप हमें ये बताइए कि आसिफ अली जरदारी साहब ने MQM पाकिस्तान को क्या ऑफर दी है? देखिए, उनसे बातचीत हुई है, सिर्फ MQM ने अपने वो बुनियादी मसाइल रखे हैं कि पूरे सिंध का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है जिसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, उसकी रूह में उस आईनी रूह से जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। सिंध की पाकिस्तान की मर्दमशुमारी और खुसूसन सिंध की मर्दमशुमारी को जो है ये तो मुतालबात हो गए ना। देखिए उसामा साहब रुके, ये मुतालबात हो गए ना आपके। मैं ये पूछ रही हूँ सर, आसिफ अली जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्ट्री का कहा है या कहा है कि ठीक है भाई, लोकल बॉडी इलेक्शन भी आपके साथ, उसको भी देख लेते हैं और मेयर भी आपका ही हो जाएगा, डोंट वरी। तो मैं ऑफर पूछ रही हूँ, आसिफ अली जरदारी मफाहमत के बादशाह हैं, आप उनके साथ इत्तेहादी रह चुके हैं, तो कोई तो ऑफर दी होगी ना? सना, इसमें एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो इनफरादी मफादात हैं इससे MQM जो है इससे दूर रहती है। अच्छा। आपने गुज़िश्ता 3.5-4 साल के दौरान भी देखा कि कोई ऐसी बात नहीं की और हम नहीं चाहते कि वो इनफरादी जो है वो कोई फ़ायदे की बात की जाए या उसको हासिल किया जाए। हमारा मकसद जो है इज्तिमाई फ़ायदे का है कि अगर वो कोई यकीन दहानी करा देते हैं कि सिंध के जो इस वक्त बल्दियाती निज़ाम है, जो उसकी हल्का बंदियाँ हो रही हैं, जो सिंध की तमाम तर चीज़ें जो है वो सिंध लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई हैं, हुकूमत सिंध ने अपने तौर पर ले
ले ली हैं, उन तमाम चीज़ों को बहाल कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि फिर हमें न तो वजारतों की ज़रूरत है और न हमें किसी और बेनिफिट की ज़रूरत है सूबाई हुकूमत से, बल्कि हम जो है वो उनके साथ चलने को भी शायद तैयार हो जाएंगे कि अगर ये इन मसाइल को जो बुनियादी मसाइल हैं शहर के और शहरियों के वो हल कर। मैं आ रही हूँ उसामा साहब, लेकिन सर ये फरमाए ना फिर कि आप क्या काफ लीग की तरह हवाओं का रुख देख रहे हैं कि जिधर की हवा होगी हम उधर ही चल पड़ेंगे? अगर काफ लीग ने साथ छोड़ा तो फिर एमक्यूएम भी साथ छोड़ देगी। आप इंतजार कर रहे हैं कि जरा वहां से पहले नतीजा आ जाए फिर हम अपने नताइज सामने लेकर आएंगे? उसामा साहब देखिए सना, हमने जो है वो मुलाकातों के सिलसिले जारी रखे हुए हैं। काफ लीग से भी हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी, और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला कंटिन्यूसली जारी है। लेकिन हम अपना फैसला किसी दीगर दूसरी सियासी जमात को देख कर नहीं करेंगे। अच्छा। एमक्यूएम ने 15-20 दिन से तकरीबन कई विजिट किए हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों के तमाम सियासतदानों के साथ मिल बैठकर कोई ऐसा लाहेअमल इख्तियार करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की सालिमियत जो है वो महफूज रहे और जमहूरी सिस्टम जो है उसको भी डीरेल ना होने दिया जाए, बल्कि उसी में से कोई ऐसा अगर रास्ता ही निकालना है तो कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान न पहुंचे। तो इस सिलसिले में एमक्यूएम जो है अपना मौकिफ लेकर तमाम जमातों के पास जा रही है। देखिए, काफ लीग और एमक्यूएम में बहुत अच्छा रिलेशन है और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम जो है उनको देखकर फैसला करेगी कि या वो जो है वो एमक्यूएम को देखकर फैसला करें। ऐसी कोई बातचीत मतलब नहीं हुआ, बल्कि मुशावरत पर और मुशावरत के साथ साथ भरपूर तरीके से पाकिस्तान के सियासी और जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगी, क्योंकि मेन जमातें इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमातों में ठीक हो गया। अब सबसे मुझे ये बड़ी एमक्यूएम है। आप माशाल्लाह एमएनए हैं, इजलास कब बुलाया जा रहा है और ये अदम एतमाद की तहरीक जो है कब तक ऐवान में आ जाएगी और क्या आपके पास इनसाइड है? देखिए, मेरे पास जो इत्तलात हैं कि वो जो अभी नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है इसमें जो है जुमे को जो है इजलास की खबर है। अगर इजलास होता भी है तो पहला दिन जो है हमारे एक ऑनरेबल एमएनए जो है उनका इंतकाल हुआ है, केपीके से उनका ताल्लुक था। तो असेंबली की एक रिवायत है कि जब किसी एमएनए का इंतकाल हो जाए तो फिर उसके लिए ताज़ियती प्रोग्राम असेंबली में किया जाता है और उस दिन का एजेंडा जो है वो नहीं चलाया जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये और फिर उसके नेक्स्ट वीक जो भी 3 दिन हैं उसमें जो है वो अदम एतमाद पर बहस का सिलसिला होगा। स्ट्रेटजी जो है एमक्यूएम अपनी बना रही है और काफ लीग दीगर जमातें अपनी, अपोजिशन की अपनी हिकमत अमली होगी। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत वाज़ेह अंदाज में ये चीज़ें 2-3 दिन के अंदर अंदर सामने आ जाएंगी। एमक्यूएम की भरपूर मुशावरत हो रही है, राब्ता कमेटी से ठीक है उसामा मुशावरत का सिलसिला जारी। 2-3 दिन में चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, इजलास बुला लिया जाएगा। यानी अगले जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे हफ्ते को तो ये पता चल जाएगा कि अदम एतमाद की तहरीक कहां तक पहुंचने वाली है। लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं। इस अदम एतमाद की तहरीक के दौरान जिन पेचीदगियों पर बड़ी बात हो रही है वो ये कि क्या फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है या नहीं। अरकान पार्लिमान को वोट डालने से स्पीकर असेंबली जो है वो रोक सकते हैं अपने पार्टी के या नहीं, जरा इस पर बात करेंगे और एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि जरा अब अदम एतमाद की तहरीक की जो कानूनी पेचीदगियां हैं उस पर कुछ बात करते हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं अहमद बिलाल महबूब, सदर है पिलडाट के। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। अहमद बिलाल साहब, सियासी मंजरनामा तो अपनी जगह है, लेकिन इस अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात हैं। एक तो ये फरमाइएगा कि इसमें क्या कानूनी पेचीदगियां हैं? 63A की बहुत बात हो रही है, ये किस तरह लागू होगा? मुनर्रिफ अरकान को वोट डालने से पहले ही क्या उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या नहीं? क्या कहता है कानून इस बारे में, थोड़ा बताइए हमें। बहुत शुक्रिया। हकीकत तो यह है कि इसमें कोई कानूनी और दस्तूरी पेचीदगी है नहीं। ये बहुत वाज़ेह और आसान अल्फाज में इसका पूरा प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, फिर कौमी असम्बली के जो कवायद हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर उनके अंदर भी दिया गया है।
उनके सेक्शन 37 में। लेकिन ये पेचीदगी इसलिए पैदा हो रही है कि उसकी कुछ मनमानी इंटरप्रटेशंस कर रहे हैं, ख़ासतौर पे हमारे कुछ मोहतरम वज़राए कराम, जो कि हकीकत के बिल्कुल मुनाफी है, क्योंकि कोई भी कानूनी माहिर उनकी इस इंटरप्रटेशन से एग्री नहीं करता। वो उस कानून के मुताबिक तो ये मामला है कि लोग जो इस करारदाद के हक़ में वोट देना चाहें, खा वो किसी भी पार्टी से हों, खा वो उस पार्टी से हों जिसके ख़िलाफ़ ये अदम एतमाद होने जा रहा है, वो आ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, उनका वोट शुमार किया जाएगा। और जब वो वोट दे लेंगे तो उसके बाद फिर अगर उनकी पार्टी के सरबराह ये शिकायत करेंगे कि हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने हमारी दी हुई हिदायत के बिल्कुल बरखिलाफ वोट दिया है, तो फिर उनके खिलाफ डिफेक्शन की कार्रवाई का आगाज़ होगा। और वो हकीकत में फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन, जिसके पास इसका फैसला करने के लिए 30 दिन होंगे। उसमें वो मेंबर को बुलाएंगे, उससे भी पूछेंगे, दोनों तरफ से दलाइल सुनेंगे, फिर वो एक डिक्लेरेशन दे देंगे। उससे पहले जो पार्टी के सरबराह हैं वो भी उस मेंबर से एक्सप्लेनेशन लेने की और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के पाबंद है। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी के लीडर खुद ही से कह दें कि ये डिफेक्शन हो गई है। तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट से भी 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, जो कि 90 दिन के अंदर फैसला करने की पाबंद होगी। तो यूँ आप देखें कि एक प्रोसीजर है 3-4 महीने तक फैला हुआ, जब तक वो पूरा होगा एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसके बाद फिर किसी आदमी पे डिफेक्शन क्लास लागू होके वो डिस्क्वालीफाई होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन अहमद साहब, ये बात जो कही जा रही है कि स्पीकर जो है वो पहले ही रोक सकते हैं अरकान को कि वो वोट ना डालें, इस पर जरा फरमाइएगा, ये क्या हो सकता है, मुमकिन है? क्योंकि बहुत ये तो गैर वाज़ेह है ना कि कौन किस पार्टी को वोट देने जा रहा है, तो क्या स्पीकर के पास ये इस्तेहकाक मौजूद है या नहीं? स्पीकर के पास कतन कोई इस्तेहकाक मौजूद नहीं है कि वो किसी भी मेंबर को वोट डालने से रोक सके। वोट डालना तो मेंबर्स का एक बुनियादी प्रिविलेज है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। स्पीकर साहब भी बिल्कुल नहीं रोक सकते और कोई भी नहीं रोक सकता। ना उनको आने से कोई रोक सकता है कि पार्लियामेंट में दाखिला, कौमी असम्बली के चैम्बर में उनका दाखिला को रोक सके, ये भी नहीं हो सकता। उनको वोट डालने से भी नहीं रोक सकता, और वोट डालने के बाद उनको शुमार करने से रोकना ये भी नहीं कर सकते। उसको शुमार करना होगा, उसका इंक्लूडेड होगा उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी जो भी वोट डाले जाएंगे। बड़ा वाज़ेह है, कहीं भी स्पीकर साहब को इख्तियार नहीं दिया गया। अहमद बिलाल साहब, फिर एक सवाल और भी मेरे जहन में आ रहा था, और मेरे क्या बाकी सारे लोगों के जहन में भी है कि जब इजलास बुलाए जाने के ऊपर बड़ी बात हो रही है, 7 दिन 14 दिन, इसमें भी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन बहरहाल 7 दिन तो डिफाइंड है। फरमाइएगा, इजलास शुरू होने के बाद फौरी तौर पर अदम एतमाद की तहरीक को सामने लाना होगा या इसको डिले कर सकती है? क्योंकि हुकूमत के पास ज़ाहिर स्पीकर उनके हैं, तो स्पीकर ये कर सकते हैं कि उसको डिले टैक्टिक्स पर रखें। देखिए, इस बारे में भी बहुत वाज़ेह है हमारे दस्तूर और हमारे कवानीन की प्रोविजंस। मसलन ये इजलास जो बुलाया गया है कि 14 दिन में बुलाया जाएगा, ठीक है, यानी ये 14 दिन मैक्सिमम है जिसके अंदर स्पीकर साहब को ये इजलास बुलाना लाजिम है। क्योंकि ये इजलास रिक्विजिशन किया गया है। जब इजलास शुरू हो जाएगा तो उसके पहले वर्किंग डे के ऊपर एजेंडे पे तहरीक एतमाद को लाना होगा। ये भी हमारे कवायद में लिखा हुआ है। और जब वो होगा तो उसका जब एजेंडे पे आएगी तो फिर वो मेंबर्स जो मूव करने वाले हैं उनसे कहा जाएगा कि उठिए, अब आप फॉर्मली इसको मूव करने की इजाज़त लें हाउस से। वो इजाज़त मांगेंगे, अगर हाउस के जो मेंबर्स हैं प्रेजेंट वो उसकी इजाज़त दे देंगे मेजॉरिटी, तो फिर ये पेश होगी। ये मूव करने का मरहला है, और फिर जब वो इजाज़त मिल जाएगी, इजाज़त नहीं मिलेगी तो ये प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी इसकी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। और अगर इजाज़त मिल जाएगी, जो कि मोस्ट लाइकली मिल जाएगी क्योंकि वो प्रेजेंट एंड वोटिंग लोगों की अक्सरियत चाहिए होती है, तो उसके बाद फिर वो स्पीकर साहब कहेंगे कि अब ये मूव हो गई है, अब मैं एक दिन मुकर्रर करूँगा, एक दिन या एक से ज़ायद दिन, जब लोग आके इसके बारे में इज़हार ख्याल कर सकें, डिस्कशन कर सकें। उसके बाद फिर बहस होगी अदम एतमाद की तहरीक। उसके लिए एक दिन होगा या 2 दिन होंगे या 3 दिन होंगे, ये स्पीकर साहब पे है। लेकिन उसके बाद जो काउंटिंग होनी है, जो वोटिंग होनी है, उसके लिए मैक्सिमम 7 दिन है मूव करने के बाद। जब ये मूव हो जाएगी तो उसके बाद 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद नहीं हो सकती। सो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करानी है। स्पीकर साहब का इस्तेहकाक सिर्फ 3 और 7 दिन के दरमियान का है
कि कोई भी दिन मुकर्रर कर दें, चौथे दिन करवा लें वोटिंग, 5वें दिन करवा लें, 6ठे दिन करवा लें, 7वें दिन करा लें, लेकिन 8वें दिन नहीं करा सकते, वो 7वें दिन लाजमी करानी होगी। अहमद बिलाल साहब, बिल्कुल लास्ट 50 सेकंड्स रह गए मेरे पास, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रही थी, क्या इस सब तनाजुर में अगर जाहिर है सियासी प्रेशर हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, क्या अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद वजीर आजम असम्बलियां तहलील करने का इस्तेहकाक रखते हैं या वो इस्तेहकाक नहीं रखते इस चीज़ का? इस बारे में तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इससे पहले तो इस्तेहकाक रखते थे, लेकिन जब तहरीक एतमाद का नोटिस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो जाए तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास ये इस्तेहकाक नहीं रहता, वो अब डिसॉल्व नहीं कर सकते। वेल, थैंक यू वेरी मच अहमद बिलाल महबूब सदर पिलडाट हमसे बात करने के लिए। एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपके सामने आ गया। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।